नमस्कार और स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने बिहारी डायलॉग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का क्या हालात है ये सब हम सभी जानते हैं और वो किस तरह गर्त में मिलता जा रहा है इसकी भी खबर हम सबको है। पाकिस्तान की जो भी हालात और कंडीशन थी और जो है वो सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उसका मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी जो मौजूदा हालात है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो ये नींव रखा था पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आज़म महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था उपाधि कायदे आज़म का, जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी, शुरू हो गया था बदलना और बहुत सारे इस तरह के उन्माद और उत्पाद उस समय भी हल्का फुल्का उठने लगा था। 1946 के करीब में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं कहीं अपनी भाषण देते थे, कहीं कहीं जनता को संबोधित करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक बार कहा था कि यदि पाकिस्तान लेना है तो तलवार के दम पे ले सको तो लो लो, वरना भारत के कभी भी टुकड़े नहीं होंगे, भारत नहीं बटेगा। इस तरह की बातें हुआ करती थी। महात्मा गांधी को जब यह खबर गया था तो उन्होंने लिखा सरदार पटेल को कि आपका बयान लोगों को खुश करने वाला और थोड़ा उत्तेजित भरा होता है, सो इस चीज़ को थोड़ा कम किया जाए और इस चीज़ पे अमल किया जाए। उसके बाद बहुत सारे तरकीब निकाले गए कि किसी तरह पाकिस्तान बच जाए, बटने से नहीं बटे, लेकिन उन्होंने पाया कि ये बहुत सारा, चूँकि कायदे आज़म जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस तरह से बीज सारे हिंदुस्तान में बो डाला था कि हम हिंदुस्तान से अलग लेंगे एक मुस्लिम देश पाकिस्तान। तो देश के सारे मुसलमानों के दिमाग में इस तरह का बात आ गया था। तो कहीं न कहीं सरदार पटेल ने भी ये सोचा कि यदि एक पाकिस्तान बंटता है और हमारा और बाकी देश जो है वो संतुलित रह जाए तो चलो ठीक है, वरना उस समय भी जिस तरह की आग चली थी कि मुझे अलग होना है, उसमें कोई भी इसमें कुछ भी हो सकता था कि सब आपस में लड़ मरे और आपस में कहे कि नहीं मुझे चाहिए। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद भी हैदराबाद प्रोविंस जो था उन पर सैन्य कार्रवाई की गई, उसके बाद जाकर के वो भारत का हिस्सा हुआ, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था हैदराबाद, उसको फिर इंडिया का हिस्सा बनाया गया सरदार पटेल का। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के नाम पर अभी भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोविंसों को यूनाइट किया। लगभग 200 से ज़्यादा प्रोविंस थे, उन सभी को एक साथ किया और आज ये हमारा महान भारत बना। तो बात आती है कि पाकिस्तान का हाल, तो उस समय जो पाकिस्तान की नींव पड़ी थी वो हिंदुस्तान से अलग एक मुस्लिम देश की पड़ी थी। तो जिस देश का नींव ही पड़ा होगा मुसलमान के ऊपर और हिंदुस्तान से अलग होकर के हिंदुओं से अलग होना, जिस पाकिस्तान का देश ही था, उसका भविष्य क्या हो सकता है, ये अपने पड़ोस में रहते हुए हम सब ने आज़ादी के बाद से देखा है। जब तक अपनी लाइफ है तब तक का देखा है। तो ये हिंदुओं से नफरत के नाम पर बना ही था ये पाकिस्तान। बहरहाल ये कंडीशन कहाँ पर और कैसे आकर के रुका, तो फिर मैंने एक वीडियो में उसमें डिस्कस किया था कि तख्ता पलट हो या बहुत सारे मामले, उसमें पाकिस्तान धीरे धीरे गर्त में जाता रहा। ये भी कहलाता गया था कि घास खाकर रहेंगे, एटम बम बनाएंगे, और आज ये हालात है कि एटम बम वहाँ की जनता कहती है कि फिर चला लो मेरे ही ऊपर, एटम बम अगर चलाना है तो चला लो आप वहीं के ऊपर, फिर तो इंडिया की बात ही नहीं आएगी। दूसरी नंबर है कि एजुकेशन की कमी इतनी है पाकिस्तान में कि हर एक आदमी एक ही बात लेके रटा हुआ है कि हम एटमी ताकत हैं, हम किसी से भी फरिया लेंगे, एटमी बम है किसी से भी फरिया लेंगे। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके ऊपर हम यदि एनालिसिस करते हैं
तो क्या लगता है आपको कि एटमी ताकत या फिर एटमी जंग या फिर हथियार का जंग इतना आसान होता है? क्या जंग देश को यूनाइट करता है? गुर्बत नहीं आती वहाँ पे? आती है। जंग कभी भी किसी भी हालात का सॉल्यूशन नहीं है। यूएई के शासक से जब बात कर रहे थे शहबाज शरीफ, तो उस वक्त इन्होंने बताया था कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया से, और उसने केवल और केवल बेरोजगारी और गुर्बत ही दिया। इस दोनों को छोड़ के हमें कुछ नहीं साबित हुआ है जंग से। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर करने का समय है, ऐसा उन्होंने माना था। अब ये समय ऐसा है कि आटा, दाल, चावल पाकिस्तान में पूरी तरह से खाली हो गया है, नल्ला हो गया है पूरी तरह से। तो इसके कॉज और रूट कहीं ना कहीं वहाँ के करप्शन, वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम, आईटी सेक्टर, ये सारा चीज़ का बर्बाद होना ही होता है। आज भी आप देखेंगे कि इमरान खान के जितने भी पार्टी हैं और इमरान खान के जो भी आदमी हैं, उसका ये कहना है कि जैसे ही हमारा शहबाज शरीफ के साथ नाता खराब होता है या फिर हम भी जैसे ही इलेक्शन हारते हैं, हम टीटीपी से बात करेंगे, टीटीपी को समझाएंगे, टीटीपी से मिलेंगे। ओ माय गॉड, टीटीपी से क्यों मिलोगे आप? यदि आप उसे एक आतंकवादी संगठन मानते हो तो उस पर कितनी बार आपने आक्रमण किया है, कितनी बार आपने उस पर कार्रवाई की है? और यदि आप उसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हो, यदि आप उससे चाहते हो कि मिलजुल कर रहे हैं, तो उससे अभी तक में आपने क्या सेटल कर लिया? क्या सेटल करना आपका काम नहीं था? क्या अभी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से बिखर रही है, क्या उसको एक साथ होकर के अपने देश को उस आतंकवाद से मुक्ति नहीं करना चाहिए था? जब तक आतंकवाद से मुक्ति नहीं करोगे, ये समझ लीजिए कि ना आपका देश बचेगा और ना आपके यहाँ गुर्बत खत्म होगी। मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतवर्ष, हम लोग एक भावना से भी जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। यदि हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ खाना नहीं बन रहा है, किसी के यहाँ अगर मातम छाया हुआ है, तो उसके बगल वाला पड़ोसी खुशियां नहीं मनाते हैं, उसकी ख्याल रखते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, दुश्मन क्यों ना हो। और आज जिस दुश्मनी से पाकिस्तान जूझ रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रकोप इंडिया के ऊपर भी आता है। यदि आप आतंकवाद मुक्त हो जाओगे, यदि वहाँ के स्टूडेंट एजुकेशनल सिस्टम को लेकर के चलेगा, एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ाएगा, वहाँ का पॉलिटिशियंस वहाँ से बात करके करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत भी, जितना पैसा सैनिक के ऊपर लगता है जम्मू कश्मीर में, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत सारी शहादतें होती है, वो सारा कहीं ना कहीं कमेगा। और जब तक पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक तकरीबन बजट तो उसका सेना पर चले जाता है, वहाँ पे लैंड एक्वायर करता है। भारत में ऐसा नहीं होता, भारत को भी बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है। इस बार भी लगभग 13% बजट सेना के ऊपर बढ़ाया गया है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे, बहुत सारे फाइटर जेट चाहिए होंगे, तो इन सब सारे चीज़ों से पैसा और मुल्क दोनों की तबाही होती है। और यदि हालात बेहतर होंगे, हालात अगर अच्छे होंगे, तो एक दूसरे की मदद हम हमेशा कर सकते हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी पहले इशू था, म्यांमार बॉर्डर पर भी ये इशू था, लेकिन क्या ये दोनों के इशू हमारे खत्म हो गए हैं? इसलिए कि उन देशों ने हमारा साथ दिया आतंकवाद को खत्म करने में, और आज वो भी आराम से रह रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे और उतने बॉर्डर पर भी उतना पैसा नहीं खर्च हो रहा है, एक दोस्ताना माहौल है, ट्रेड हो रही है, सब कुछ। तो इस तरह के माहौल को क्रिएट करना होगा, कहीं ना कहीं आपको अपने आप में गिरेबान में झांकना होगा। एक और वीडियो की मैं बात करना चाहता हूँ कि एक आज का सर्कुलेट हो रहा है कि एक हाथ में कुरान रख लो, एक हाथ में बम रख लो। तो कहीं भी किसी भी हालात में बम या फिर कुरान एक धर्म है, धर्म संगत बात लिखी गई है, उसके साथ आप वॉर या जंग की बात कर रहे हो और मेरा गुर्बत खत्म हो जाएगा, ये कैसे संभव हो सकता है? एक हाथ में बम रख करके आप कैसे गुर्बत खत्म कर सकते हो? फिर आप उसी तरह पिसते रहोगे, मिटते रहोगे और त्राहिमाम करते रहोगे। तो रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर कीजिए। रिलेशन बेहतर करने की
अब समय आ गई है पूर्णतया से, और ऐसे ही बेरोजगारी, बदहाली और महंगाई से पूरा देश आज जूझ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी हम लोग से हमारा ये वीडियो देखे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी हमारा मंतव्य होगा करंट सिचुएशन पर, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी भी कोने में, हम आप तक अपनी वीडियो पहुँचाते रहेंगे।